हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ो इंडिया। आज हम करेंगे कक्षा 4 की किताब हमारा भारत जो कि एसएसटी की है, उसका पाठ नंबर 6 भारत के पठारी भाग। पठारी भाग वो भाग होता है ज़मीन का जो इस तरीके से ज़मीन से ऊंचा उठा होता है। आज हम इन्हीं पठारी भाग के बारे में बात करेंगे। पाठ को शुरू करते हैं। अभी तक हमने भारत के पहाड़ों, नदियों, मैदानों के बारे में जाना। अब हम भारत के पठारी भागों की ओर चलते हैं। क्या आप जानते हैं पठार किसे कहते हैं? पठार पहाड़ों से अपेक्षाकृत कम ऊंचे उठे हुए भूभाग होते हैं जिनका ऊपरी हिस्सा पहाड़ी चोटी की तरह ना होकर चपटा और सपाट होता है। बच्चों देखिए, ये जो है ना, ऐसे पहाड़ होते हैं, ये ऊंचे होते हैं, लेकिन जो पठार होते हैं वो इनसे कम ऊंचाई पर होते हैं और पठार का ऊपरी हिस्सा इस तरीके से चपटा होता है। ये पठार है और ये है पहाड़। तो इस तरीके से हमने पहाड़ और पठार की बनावट में अंतर देख लिया है। पहाड़ की अपेक्षा पठारों पर आसानी से चढ़ा जा सकता है। पहाड़ ऊंचे होते हैं तो उन पर चढ़ना मुश्किल होता है। पठार आसपास के क्षेत्र से एकदम ऊपर उठा होता है। बच्चों देखिए, क्या होता है, पर्वत में ऐसा ढलान होता है, लेकिन पठार में ऐसा कोई ढलान नहीं होता। ये ज़मीन से एकदम से ऐसा ऊंचा उठा हुआ होता है। आगे देखते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय भाग अधिकतर पठारी है। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, पहले हम समझते हैं कि प्रायद्वीप क्या होता है। बच्चों, भूमि का कोई भी ऐसा हिस्सा जो तीन तरफ पानी से घिरा हो उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। भारत का जो दक्षिण वाला हिस्सा है वो इस तरीके से है और यह तीन तरफ, एक दो तीन, इन तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए हम इस वाले हिस्से को प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। और भारत का जो ये प्रायद्वीपीय भाग है इसमें ज़्यादातर पठार हैं। भारत का यह पठारी भाग बहुत पुरानी चट्टानों से बना है। आपने हिमालय पर्वत और मैदानों के बारे में पढ़ा, किंतु पठारी भूभाग इन सबसे पुराना है। यानी जो पठारी भूभाग है यह पर्वतों से भी पुराना है। इस पठारी भाग की ज़मीन बहुत कठोर और ऊबड़-खाबड़ है। आओ भारत के कुछ ऐसे पठारों के नाम जानें। भारत में जो पठार हैं उनके कुछ के नाम हैं: मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार। देखिए, इन पठारों की स्थिति भारत के मानचित्र में देखिए। ये पठार उत्तर में अरावली पर्वत से शुरू होकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैले हुए हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये है मालवा का पठार, ये बुंदेलखंड का पठार है, छोटा नागपुर का पठार यह रहा और यह दक्कन का पठार। जो ये पठारी भाग है ये उत्तर में अरावली से शुरू होकर के नीचे नीलगिरी तक फैला हुआ है। यानी ये सारा हिस्सा जो है भारत का वो पठारी भाग है। इन पठारों के बीच से कई छोटी बड़ी नदियां बहती हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि। इन पठारों की ज़मीन मैदानी भागों से कम उपजाऊ होती है, किंतु यहाँ कृषि यानी खेती होती रहती है और इन्हीं पठारों पर कई गांव और नगर बसे हुए हैं। नगर कहते हैं शहर को। पठारों के बारे में नज़दीक से जानने के लिए ऐसे ही एक नगर भोपाल के भ्रमण के लिए बच्चों का एक दल विद्यालय की तरफ से गया। अब बच्चों को पठारी भाग की जानकारी देने के लिए स्कूल में एक ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप के बच्चों को भोपाल घूमने के लिए ले जाया गया, क्योंकि भोपाल शहर भी पठारी भाग पर स्थित है और उन बच्चों के साथ उनके अध्यापक भी थे। देखते हैं उन्हें भोपाल के बारे में क्या पता चला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल मालवा के पठार पर बसा हुआ शहर है। यानी भोपाल शहर जो है वो मालवा के पठार के ऊपर है। मालवा का पठार उत्तरी भारत के मैदान से ऊंचा है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो पठारी भाग होता है वो अपने आसपास की ज़मीन से ऊंचा ही होता है। इस तरह यदि हम दिल्ली से जाएं तो धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती जाती है। इस पठार पर चंबल, बेतवा नदियां बहती हैं। अध्यापक बच्चों को भोपाल शहर घुमाने के बाद दो झीलों के पास ले गए और उन झीलों को बड़ा तालाब और छोटा तालाब कहा जाता है। इन दो तालाबों को
भोजताल के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों तालाबों को भोजताल के नाम से जान लेते हैं और इसी के नाम से शहर का नाम भोपाल पड़ा है। तो अब हम जान गए कि भोपाल का नाम भोपाल कैसे पड़ा। भोपाल घूमने के बाद गाइड ने उनको विदिशा जाने की सलाह दी। फिर अगले शहर विदिशा की ओर वो चले। सभी बस से विदिशा की ओर रवाना हुए। उत्तर की ओर लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद बस घुमावदार रास्ते से नीचे उतरने लगी, यानी बस ऐसे गोल गोल रास्ते से नीचे उतरने लगी। एक बच्चा है वैभव, उसने पूछा, हम किसी पहाड़ पर तो चढ़े नहीं, फिर यह ढलान कैसे आ गई? तब गाइड ने सबको बताया कि हम भोपाल के पठार से नीचे उतर रहे हैं। गाइड ने कहा कि हम भोपाल के पठार से नीचे उतर रहे हैं, इसीलिए ऐसे ढलान भरा रास्ता आ गया है। विदिशा का पठार भोपाल के पठार से कम ऊंचाई पर है। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि ये जो है भोपाल का पठार है और ये विदिशा का पठार है, तो ये विदिशा का पठार जो है वो भोपाल के पठार से कम ऊंचाई पर है। गाइड ने आगे बताया, विदिशा विंध्याचल के पठारी भाग पर बसा शहर है। विदिशा जो है वो विंध्याचल के पठारी भाग पर बसा हुआ शहर है। बेतवा नदी यहाँ से भी होकर गुजरती है। शुमी ने नीचे झुककर कहा, मिट्टी का रंग कैसा है? एक बच्चे ने नीचे देखा और उसको मिट्टी का रंग अलग नजर आया, तो उसने पूछा कि मिट्टी का रंग कैसा है? तब अध्यापक ने सबको बताया कि इस पूरे पठारी भाग के ज़्यादातर स्थानों की मिट्टी काली है। इस काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। कपास का मतलब होता है रुई, यानी कि काली मिट्टी में रुई की खेती बहुत अच्छी होती है। बच्चों की रुचि देखकर अध्यापक उन्हें पठारी भाग में स्थित एक गांव में ले गए और जब टीचर को पता चला कि बच्चों को मज़ा आ रहा है तो वो उन्हें एक गांव में भी ले गए। अब देखते हैं कगार के तले बसा गांव। विदिशा से चलने पर बालमपुर गांव आ गया। वो बालमपुर गांव गए। यहाँ स्थानीय नदियाँ पठार के कगार से उतरती हैं। यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो कगार से उतरती हैं। देखिए बच्चों, ये जैसे पठार है तो ये जो हिस्सा किनारा वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं कगार, और यहाँ की नदियाँ जो यहीं से उतर के नीचे ऐसे बहती हैं। वे नदियाँ अपने साथ कंकड़ बालू आदि लाकर कगार के पास वाले क्षेत्रों में छोड़कर आगे बढ़ जाती हैं। और जब ये नदियाँ कगार से नीचे उतरती हैं, बह कर के आती हैं, तो ये अपने साथ कंकड़ बालू आदि भी ले आती हैं। और ये कगार के पास जो इलाका होता है यहाँ पर इस कंकड़ बालू को छोड़ कर के आगे बढ़ जाती हैं। कगार से कुछ दूर गांव के समतल हिस्से पर काली चिकनी मिट्टी की ज़मीन है। यह काफ़ी उपजाऊ होती है। अब देखिए बच्चों, ये पठारी भाग है। कगार के पास जो है इससे जब थोड़ी दूर जाते हैं तो यहाँ पर एक समतल ज़मीन है, प्लेन एरिया है, और यहाँ पर की जो मिट्टी है वो काली चिकनी मिट्टी है और ये उपजाऊ भी होती है। इस क्षेत्र में कगार से उतरते स्थानीय नालों पर छोटे छोटे बांध बनाए गए हैं। इससे दो लाभ होते हैं। उससे लाभ क्या है? पहला यह है कि लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है, और दूसरा, नदी के साथ आए कंकड़ पत्थर बालू कण खेत तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि बांध इन सबको पीछे रोक लेते हैं। इससे खेत खराब होने से बच जाते हैं। गांव के किसानों ने कुएं भी बनाए हैं, लेकिन पठारी भागों में कुएं बहुत कम बनाए जाते हैं। फिर एक बच्चा आलोक है, वो पूछता है कि ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर कुएं कम बनाए जाते हैं, और वो कहता है, गुरुजी मेरे गांव में तो कई कुएं हैं। देखते हैं गुरुजी ने क्या उत्तर दिया। गुरुजी ने कहा, तुम्हारा गांव उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पानी ज़मीन के नीचे कम गहराई में ही मिल जाता है। पठारी भागों में कठोर चट्टानें होती हैं। पठारी भाग में चट्टानें होती हैं जो काफ़ी मजबूत होती हैं, अतः पानी बहुत गहराई में मिलता है, इसलिए यहाँ लोग कुएं कम बनवाते हैं। जब यहाँ पे इलाका जो चट्टानी इलाका है खोदने में दिक्कत होती है और पानी बहुत नीचे मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पर लोग कुएं कम बनवाते हैं। पानी की ज़रूरतें तालाब से पूरी की जाती हैं। अध्यापक ने सबको यह बताया, और यहाँ पर तालाब होते हैं जिनमें बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है और उसी से हम पानी की ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं।